पिछले क्लासेस में हम लोग चर्चा किए थे कि आवाज इसमें आ रही है ना? अच्छा, तो हम लोग चर्चा ये किए थे कि हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने चर्चा ये किया था कि पहली बात हिमालय। अच्छा, हम इसलिए इसको बार बार बता देते हैं कि हमने क्या चर्चा कर लिया है कि जो स्टूडेंट कुछ बच्चे नए होंगे उनको ये बात ना समझ में आए कि सर कहाँ से पढ़ाने लगे, क्यों पढ़ाने लगे, तो उनको पता चले कि हम कहाँ से पढ़ा रहे थे, क्या क्या पढ़ा चुके हैं, आगे हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो एक हिमालय की चर्चा कर चुके। दूसरा हम लोग चर्चा कर चुके आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान की, उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ठीक है। तीसरा हम लोग चर्चा कर चुके तटीय मैदान की। तटीय मैदान की, इससे जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोगों ने उसका डिस्कस किया था। हम ये बताए थे कि इसको किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से हिमालय और तटीय वाले पार्ट में। हम लोग जो आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आगे हम लोग जितनी भी चर्चा करेंगे इसकी चर्चा करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की। ये सब जो पार्ट हैं भारत के भौतिक विभाजन के, उतना हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत बोलते किसको हैं, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। हम लोग इसकी चर्चा कर लिए थे। इसका जो ये तटीय मैदान वाला क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो आपका भारत के जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका पार्ट है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वाले पार्ट की। ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं पेनिसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इस पार्ट की विशेषता सर्वप्रथम आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका जो ये 2-3 बातों के लिए फेमस है। नंबर 1, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ये गोंडवाना लैंड जो है वो प्राचीनतम जो है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि एक जो है कि इस तरीके से पूरे महाद्वीप आपस में एकत्रित थे एक बार, उसके बाद धीरे धीरे इनमें दबाव उत्पन्न हुआ और ये टूट गए कई भागों में, ठीक है। तो इस जो गोंडवाना लैंड का चट्टान है इसके टूटने से जो कई भाग बने हैं, इसका पार्ट है आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना के तहत। उसका जो पार्ट है वो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। इसलिए ये भारत का सबसे प्राचीनतम पार्ट है, प्राचीनतम खंड है, ठीक है। कमीशन एक बार पूछा हुआ है, आईएएस ने पूछा हुआ है कि भारत का सबसे प्राचीनतम पार्ट कौन सा है, तो आपको इसमें प्रायद्वीपीय, उसमें ऑप्शन दिया था कि हिमालय है, पूर्वी भारत का तटीय मैदान है, पश्चिम भारत का तटीय मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है या प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसमें आपको प्रायद्वीपीय भारत टिक लगाना था। प्रायद्वीपीय भारत भारत का सबसे प्राचीनतम स्थल खंड है ये, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग इसकी कुछ विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। खास तौर से प्रायद्वीपीय भारत विशेषता के रूप में हम लोग इसका पठार वाला हिस्सा पढ़ते हैं। इसमें कई सारे पठार पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे पठार पाए जाते हैं। ठीक है, तो बन ही नहीं पाया ये, एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, यहाँ पर जो हम लोग चर्चा इसकी करने जा रहे थे, इसकी ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है हम लोगों का, इसकी चर्चा, और इसमें जो हम लोग इसकी विशेषता पढ़ने जा रहे थे, उसमें हम लोग पठार की बात करने जा रहे थे। तो इसमें कुछ पठार हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। उस पठार की हम लोग चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं। नंबर 1 जो पठार है, पठार, ठीक है, नंबर 1 जो पठार है वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है, इसकी विशेषता, अगर हम किसी पठार की विशेषता की बात कर रहे हैं तो उसमें तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नंबर 1, वो कहाँ पे स्थित है, कंपटीशन जहाँ से कोई कमीशन जहाँ से क्वेश्चन बनाता है वो कहाँ से स्थित है और उसकी विशेषता क्या है। कहाँ पे स्थित है, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो है आपका, इसका जो विस्तार है वो है आपका अरावली से लेकर बेतवा नदी तक, बेतवा नदी तक। ठीक है, अरावली से लेकर बेतवा नदी तक इसका विस्तार है। अगर राज्य में पूछे, राज्य में कहाँ कहाँ विस्तार है, तो ये राजस्थान, राजस्थान प्लस एमपी, मध्य प्रदेश, 2 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, 2 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक और विशेषता पाई जाती है, यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, और ये बेसाल्ट की चट्टानों की वजह से यहाँ पर जो है वो सोयाबीन की खेती बहुत होती है। ठीक है, सोयाबीन की खेती बहुत होती है यहाँ पे, यही कारण है सोयाबीन की खेती बहुत होती है यहाँ पर। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग मालवा का जो सोना है, मालवा का सोना, मालवा का सोना किसको बोलते हैं, सोयाबीन को बोलते हैं। सोयाबीन को बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, एमपी पीसीएस ने पूछा हुआ है, यूपी ने अभी इस क्वेश्चन को नहीं उठाया है। आप लोग मालवा का सोना किसको कहा जाता है, तो सोयाबीन को कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अगला जो पठार पाया जाता है वो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार,
बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो विस्तार है वो बेतवा से लेकर केन नदी तक पाया जाता है। ठीक है, दो ज्योग्राफिकल जो इसका विस्तार है वो बेतवा नदी से लेकर केन नदी तक पाया जाता है। और अगर प्रदेश में पूछे तो प्रदेश में ये एमपी प्लस यूपी दोनों स्टेटों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार इस क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 1। और उसकी विशेषता, उसके अलावा की विशेषता क्या है इसकी? यह निस एवं बेसाल्ट से बना हुआ है। निस एवं बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, निस एवं बेसाल्ट से बना हुआ है। यहाँ पे कभी कभी पूछ जाता है कि इसकी जो प्रमुख शहर हैं वो किस पठार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक झांसी प्रमुख शहर है। ठीक है, उसके अलावा झांसी प्रमुख शहर है, ललितपुर यहाँ पे प्रमुख शहर है। ठीक है, झांसी और ललितपुर का विस्तार बुंदेलखंड के पठार में ही पाया जाता है। ध्यान रखें आप लोग। बांदा भी यहीं पे है, बांदा जिला है यहाँ पे। बांदा का विस्तार एक बार कमीशन ने पूछा हुआ कि बांदा यूपी के किस क्षेत्र में है, तो बुंदेलखंड के पठार का वो ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो बांदा भी यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग आगे जो बात करेंगे वो बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार क्या है, इसकी क्या विशेषता है? तो जो बघेलखंड का पठार की विशेषता है, नंबर 1, इसका जो विस्तार है वो केन नदी से नहीं लेकर रिहंद तक है। ठीक है, केन नदी से लेकर रिहंद तक है। रिहंद किसकी सहायक नदी है आप लोग जानते होंगे? सोन की सहायक नदी है। जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। ठीक है, केन से लेके रिहंद तक इसका विस्तार पाया जाता है, बघेलखंड का विस्तार। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो एमपी और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है एमपी और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। एक विशेषता है इसकी, जो भारत का एमपी का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, एमपी का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, वो इसी पठार का एक हिस्सा है। कमीशन ने इस बार 2021 के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ है कि बांधवगढ़ किस जो है वो पठार का हिस्सा है, किस श्रेणी का हिस्सा है। तो उसमें श्रेणी पूछा हुआ है, कभी हो सकता है पठार भी पूछ दे। तो बांधवगढ़ जो है वो बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। इसी पठार में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, इसी पठार में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक पठार पाया जाता है शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, शिलांग शिलांग का पठार।
अच्छा, एक चीज़ और, कई कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं वो मैप में नहीं मिल रहा है, किसी बुक में नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों की समस्या का समाधान मतलब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो कई बुकों का कलेक्शन है इसमें। उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसे इसमें हम अपना जो हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं कमीशन की, 8 साल से जो भी हमने जो भी बुक पढ़ा है उसका हमने नोट तैयार किया है। ठीक है, उस नोट से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 2 चीज़, कमीशन ने अभी तक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए उठाया हुआ है, उसको हम इसको लगातार इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, इसमें भी इसको शामिल कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, कमीशन कहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया है, कमीशन ने कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाया है, कहाँ से नहीं बनाया है, उसको हम अपने अपने नोट में शामिल करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ों का समुच्चय है जो आप लोगों के साथ हम आके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये किसी एक बुक या मैप में आप लोगों को नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना होएं। बस आप लोगों को करना ये है कि हम जो चीज़ें आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, नोट्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसका आप लोग ईमानदारी से नोट्स बनाएं और उस नोट्स को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, इस बस यही लेकिन हाँ, आप लोग अपने से पढ़ने की भी कोशिश करिए। जैसे हम कोई चीज़ें लिखवा रहे हैं तो इसको आप लोग मैप में खोजिए। जब आप मैप के थ्रू कोई चीज़ पढ़ते हैं, खासतौर से ज्योग्राफी मैप का ही हिस्सा होता है। अगर आप लोग मैप के थ्रू कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ तैयार करते हैं ज्योग्राफी में मैप के थ्रू, तो उसके कई लाभ हैं। नंबर 1 लाभ ये है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, आपको उसको याद नहीं करना पड़ता है। अब मालवा के पठार का विस्तार कहाँ पे है, वो अगर आप लोग मैप के थ्रू इसको तैयार करेंगे तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा, सटीक तैयार होगा, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा रटने की, और जो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नोट बनाते हैं और नोट बना के उसको रटने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी में जो फैक्ट्स है उसको तो रटना पड़ेगा, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप मैप के माध्यम से करिए। मैप को जरूर जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, हमारा नोट्स जो हम बनवा रहे हैं, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उस नोट्स को सामने रखिए, उसको पढ़िए और मैप के थ्रू उसको मिलान करते जाइए। और कोई भी चीज़ अगर आपको मैप में नहीं मिल रहा है तो उसको गूगल सर्च करिए कहाँ पे है वो, एग्जैक्ट इंडिकेट उसका जो जगह है उसको देखने की कोशिश करिए। अगर आप उस पर थोड़ा सा मतलब दिमाग में अपने हौच पाँच टाइप का कुछ किए रहेंगे तो वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे दिन तक वो याद रह पाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप मत परेशान होइए कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो भाई उसके लिए तो मेरे पास कोई सीधा बात, हम लोग उसमें अब कलेक्शन मैंने किया आप लोगों को, तो उसको आप लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब नहीं मिल रहा है तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों को उसके लिए सर्च करना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। खासतौर से प्राइमरी स्तर पे अगर आप लोग हैं कंपटीशन की तैयारी में तो एनसीईआरटी को विशेष तवज्जो दें। आप जब यूपीएससी की तैयारी करने एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो जो उसका जो आधार होता है वो आधार एनसीईआरटी को ही बनाएं। एनसीईआरटी जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद उच्च स्तर की लेखक की किताबें आप लोग, जैसे ज्योग्राफी में आप लोग सवेंद्र सिंह की किताबें भौतिक भूगोल के लिए पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अब चूंकि अब शुरुआत में ही अगर हम आपको बता दें कि आप लोग सवेंद्र सिंह की किताब पढ़िए। ठीक है, अब सवेंद्र सिंह की किताब, सवेंद्र सिंह जो हैं इसको आप समझ लीजिए, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एक समय में। अब इनकी किताब बहुत मोटी है, शुरुआत में अगर आप लोग उसको लेकर बैठ जाएंगे तो उसको तैयार नहीं कर पाएंगे, बहुत बोर हो जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग उसको एनसीईआरटी को पढ़ें, ज्योग्राफी को अपना आधार बुक बनाएं और उसको तैयार करने की कोशिश करिए। आपको ज्योग्राफी में 2 लाभ होंगे, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 2 लाभ होंगे। नंबर 1, जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो आपके जहन में आ जाएंगी। ठीक है, नंबर 2, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, अगर कमीशन डेप्थ में भी क्वेश्चन जाता है तब भी उस टॉपिक के अंतर्गत ही वो पूछता है। अगर आप लोग इंटर तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और कमीशन अगर क्वेश्चन बनाएगा उन्हीं टॉपिकों के इर्द गिर्द ही वो बनाता है, उससे बाहर नहीं जाता है वो। तो 2 आप लोगों को पढ़ना क्या है एनसीईआरटी में समझ में आ जाएगा कि हमको सवेंद्र सिंह की बुक लेनी है तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने गहराई तक पढ़ना है, वो चीज़ें पता हो जाएंगी। आपका कॉन्सेप्ट
खास तौर से ज्योग्राफी में बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी को आप लोग आधार बुक बनाएं, उसको पढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, जो लोग इस बार कमीशन में प्रीलिम्स के लिए शामिल होना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी प्रीलिम्स जून में होने वाला है। अगर कोरोना का स्थिति ठीक ठाक रहा तो जून में इसका प्रीलिम्स हो सकता है। तो जून तक अपना वो टारगेट बना लें, ठीक है। जून तक वो डिसाइड कर लें कि हमको किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना समय देना है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शिलांग के पठार की। शिलांग के पठार का थोड़ा सा भौगोलिक हिस्ट्री आप लोग समझ लीजिए। ये यहाँ पे पठार है, ये यहाँ पे है मेघालय, ये है आपका मेघालय। अब मेघालय में ही है आपका शिलांग का पठार, ठीक है। यहाँ तक जो गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय भारत का जो पार्ट है वो यहाँ तक ही था, ठीक है। यहाँ तक ही पार्ट था ये। इसके बीच में जो ये पार्ट है ये गैप था किसी समय में। जिस समय भारत का निर्माण हो रहा था, इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो बेहतर हो रही थी, उसमें यहाँ पे खाई का निर्माण हुआ था। जहाँ पे हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा किए थे, वहाँ पर एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ था नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से, डिपॉजिट से। उसी तरीके से यहाँ पे भी मतलब पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक गैप का निर्माण हुआ था। इस गैप को मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप। इस गैप को मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। आपसे कमीशन पीसीएस ने पूछा हुआ है, यूपी कमीशन ने पूछा हुआ है कि मालदा गैप किन दो क्षेत्रों के बीच पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय या शिलांग के पठार के बीच, या प्रायद्वीपीय भारत या पूर्वी भारत के बीच, उत्तर पूर्वी भारत के बीच, ये दो ऑप्शन दे सकता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए, या तो फिर उत्तर पूर्वी पूरा भारत ही दे दे और इधर प्रायद्वीपीय भारत दे दे, या फिर प्रायद्वीपीय भारत दे दे और शिलांग का पठार दे दे, या फिर प्रायद्वीपीय भारत दे दे मेघालय दे दे। तब आप यही उसमें टिक लगाएगा कि जो मालदा गैप है वो किसके किसके बीच स्थित है। अब यहाँ पे जिस समय भौगोलिक स्थिति इसकी वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर रही थी भारत की, उसके बीच में यहाँ पे मालदा गैप का निर्माण हुआ। और मालदा गैप से जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आ रही हैं, चाहे वो बराकर नदी आ रही है, चाहे अन्य जो नदियाँ यहाँ पे बह रही हैं इस क्षेत्र में, महानदी बह रही है, ये क्षेत्र जो उसके नदियों से जो उसके जो कंकड़ पत्थर आए थे, जो मिट्टी बह के आई थी, उसके कारण इस मालदा गैप को भर दिया गया। वर्तमान में वो भरा मालदा गैप ढक गया है। तो ये जो पार्ट है वो वर्तमान में एक समतल मैदान का पार्ट हो गया है। ये कभी ज़माने में मालदा गैप रहता था और इसको विभाजित करने वाले दो क्षेत्र आप लोग याद रखें इसको, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ये बात को समझें कि मालदा गैप को किस तरीके से भरा गया है, ठीक है। किस तरीके से वहाँ पे कंकड़ पत्थर लाकर नदियों के प्रवाह से इस गैप को भर दिया गया। वर्तमान में कभी था तो ये मालदा गैप था यहाँ पे, ठीक है। चर्चा हम लोग खत्म करें इसको, मालदा गैप को। मालदा गैप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें जरूर दिमाग में अपने, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिलांग के पठार की विशेषता की। शिलांग के पठार जो है, इसका विस्तार जो है वो मेघालय में है, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, मेघालय में है। नंबर दूसरी विशेषता है इसकी, यहाँ पर गारो, खासी और जयंती, गारो, खासी और जयंती, ये यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये जनजातियों का भी नाम है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ या पहाड़ी पाई जाती हैं, ऐसे समझिए आप, ठीक है। शिलांग का पठार मेघालय में स्थित है। ये गारो, खासी, जयंतियाँ, यहाँ पे पर्वत पाया जाता है। पश्चिम से पूर्व का क्रम है। मैंने आप लोगों को जब भारत के परिचय बताया था, उसी दिन हमने बताया था कि गारो, खासी, जयंतियाँ जो हैं वो उनका क्रम क्या है। गारो है, सबसे पश्चिम में गारो है, तब खासी है, तब जयंती है, ठीक है।
यहाँ पे ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन पहाड़ियों के नाम से ही वहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो अगर कभी आप लोगों को कमीशन मिलाने के लिए कभी कभी देता है तो वहाँ पर अगर गारो है, खासी है, जयंती है और उधर मेघालय है तो आप मेघालय से टिक करके उसको मिला सकते हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंती जहाँ भी है, चाहे वो पहाड़ी का नाम हो चाहे वो जनजाति का नाम हो, मेघालय ही होगा। इतना आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लें। ठीक है, अब एक और विशेषता पाई जाती है यहाँ की। विशेषता यह है कि इसी क्षेत्र में मासिनराम मेघालय स्थित है। मासिनराम, ये इसकी क्या विशेषता है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा इसी मासिनराम क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, मेघालय के पठार में मासिनराम एक क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र में भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है वर्तमान में। इस फैक्ट्स को आप लोग दिमाग में रखें। मेघालय के पठार में ही स्थित है मासिनराम। ठीक है, मासिनराम मेघालय के पठार में ही स्थित है। ठीक, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले पठार की बात करते हैं। एक आता है आपका दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार का क्या विशेषता है? दंडकारण्य के पठार की क्या विशेषता है? इसका जो विस्तार है वो मध्य छत्तीसगढ़ में है। मध्य छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दंडकारण्य के पठार मध्य के छत्तीसगढ़ में है। इसका अन्य भी जो विस्तार है वो उड़ीसा में भी पाया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार मतलब उत्तरी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुख्य रूप से इसका जो दंडकारण्य का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में है और छिटपुट इसका जो विस्तार है वो उड़ीसा में भी पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। दंडकारण्य की एक विशेषता है, यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं इसलिए आप देखते होंगे कि ये जो क्षेत्र है वो माओवादियों की समस्या से ग्रस्त है। ये क्षेत्र जो है वो माओवाद से ग्रस्त है, माओवाद से ग्रस्त है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बतानी है, क्योंकि ये घने जंगल हैं, दंडकारण्य के पठार में एक बहुत दुर्गम क्षेत्र है यहाँ पे, और यहाँ पे माओवाद की समस्या है। ठीक है, इसका कोरिलेशन क्या है? जब आप लोग मेंस लिखते हैं, जैसे आप इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलवाद भारत में समस्या पर पढ़ेंगे, वहाँ पर भौगोलिक कारण क्या है नक्सलवाद की उत्पत्ति का। जब आप कारण लिख रहे होते हैं कि नक्सलवाद की उत्पत्ति के क्या कारण है, उसमें जब आप भौगोलिक कारण उसमें ऐड करते हैं, भौगोलिक कारण, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि वहाँ की भूगोल कैसा है, कि वहाँ पे माओवाद की स्थिति उत्पन्न होने में भूगोल की क्या भूमिका है। जब आप कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से टॉपिक को अपने मेंस आंसर राइटिंग में, तब जाके आपको मेंस में नंबर मिलता है। आप जब भौगोलिक कारक के रूप में जब इसकी चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि भाई यहाँ पे जो क्षेत्र है वो दुर्गम है। ठीक है, दुर्गम है इसलिए यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, दुर्गम है इसलिए कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया है। विकास का एक समस्या ये भी है क्योंकि वहाँ पे संचार और यातायात की समस्या है, संचार और यातायात की समस्या है, संचार और यातायात की समस्या है। इन सब कारणों की वजह से वहाँ पर जो सरकारी हस्तक्षेप है, सरकारी कार्यों का जो हस्तक्षेप है वो नहीं हो पाया है। मतलब जियोग्राफी कहाँ तक भूमिका निभा रही है वहाँ पे माओवाद के विकास में, वो दुर्गम क्षेत्र है, जियोग्राफी का पार्ट है, उसके कारण वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, संचार और यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है,
और वहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप माने विकास से कार्य संबंधित नहीं हो पा रहे हैं, सुरक्षा मुहैया सरकार नहीं करा पा रही है, जिसके कारण वहाँ पर माओवाद की एक स्थिति बनी हुई है। एक कारण माओवाद का यहाँ पे और है भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य का। तो यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, तो ये लोग क्या करते हैं कि धीरे से, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है तो धीरे से सीमा क्रॉस करके उड़ीसा में चले जाते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं। एक ये भी समस्या पैदा कर रहा है ये दुर्गमता कि इनके कड़ाई के साथ अगर कोई गवर्नमेंट इसके लिए क्या बोलते हैं कि एक्शन ले रही है, तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका वो साथ नहीं दे रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये कारण से नक्सलवाद को आप कोरिलेट कर सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र नक्सलवाद के विकास में कितना सहायक है। अब ये चीज़ें आप लोगों को, अब कुछ और अन्य विशेषता इसकी बता दें आप लोगों को। ठीक है, इसका जो दक्षिणी पार्ट है दंडकारण्य का, इसका जो दक्षिणी पार्ट है, जैसे ये जो आप समझिए इसको मैप से, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये है आपका दंडकारण्य। ये आपका है दंडकारण्य। ठीक है, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को बस्तर कहते हैं, बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। ठीक है, दंडकार एक कमीशन ने पूछा हुआ है कि बस्तर का पठार कहाँ स्थित है, मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में स्थित है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आप ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ में स्थित है बस्तर का पठार, और जो दंडकारण्य है वो मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर में, मतलब दंडकारण्य क्षेत्र के ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर जो है दंडकारण्य क्षेत्र के सबसे ऊपर वाली क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पठार पाया जाता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पठार पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के पठार की विशेषता ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर चावल का मतलब धान का उत्पादन इस छत्तीसगढ़ पठार में होता है, इसलिए इसे चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। चावल का कटोरा, चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पठार का प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, बाउल ऑफ राइस। ठीक है, हो गया। अब अगला पठार हम लोग देखते हैं। अगला पठार एक है आपका मैसूर का पठार। मैसूर का पठार, मैसूर का जो पठार है वो दक्षिणी कर्नाटक में पाया जाता है, यहाँ पर। ठीक है, मैसूर का पठार यहाँ पाया जाता है, दक्षिणी कर्नाटक में। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो दक्षिणी कर्नाटक में पाया जाता है, दक्षिणी कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, विस्तार आप लोगों ने समझ लिया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं मैसूर के पठार की। पहली बात तो ये कि ये जो पठार है वो धारवाड़ चट्टान से मिलकर बना है, धारवाड़ चट्टान से बना है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान से मिलकर बना है ये। और धारवाड़ चट्टान की क्या विशेषता है यहाँ पे कि जो खनिज संसाधन हैं, जो खनिज संसाधन है, जो खनिज संसाधन है भारत के, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। खनिज संसाधन मतलब क्या? आपका लोहा हो गया,
सोना हो गया, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक ठीक है। खनिज संसाधन की दृष्टि से मैसूर का पठार बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा करते हैं। मैसूर के पठार के बाद एक आता है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, ठीक है। तेलंगाना के पठार की क्या विशेषता है? तेलंगाना के पठार की विशेषता ये है कि ये जो इसका जो विस्तार है कहाँ पाया जाता है, पहले तो यही जान लीजिए। विस्तार जो इसका है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना के पठार का। कुछ क्षेत्र जो है वो तेलंगाना में है, तेलंगाना में है, ठीक है। कुछ क्षेत्र तेलंगाना में है, तेलंगाना के पठार का। यहाँ पे जो जुड़वा नगर, जुड़वा नगर आप लोग जानते होंगे, ट्विन सिटी, ट्विन सिटी, यहाँ पे जो जुड़वा नगर पाए जाते हैं, दो जुड़वा नगर। जुड़वा नगर मतलब ये होता है कि एक ही स्ट्रक्चर से दोनों नगरों का विकास हुआ है। और वो स्ट्रक्चर आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन से वो स्ट्रक्चर हैं। कमेंट बॉक्स में कर कर बताइए कि आप लोग यहाँ पे कौन से जुड़वा नगर तेलंगाना के पठार में पाए जाते हैं। बताइए आप लोग, जरा बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर हैदराबाद, हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, दो ट्विन सिटीज यहाँ पे पाई जाती हैं। इसी पठार का ही ये सब हिस्सा है, ठीक है। कमीशन ये क्वेश्चन पूछता है कि ट्विन सिटियाँ कौन कौन सी हैं। हैदराबाद से की ट्विन सिटी कौन सी है? सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद की ट्विन सिटी कौन सी है? ये किस पठार का भाग है? तो तेलंगाना का पठार का भाग है, ठीक है। तेलंगाना के पठार के दक्षिण में, तेलंगाना के पठार के दक्षिण में, तेलंगाना के पठार के दक्षिण में, तेलंगाना के पठार के दक्षिण में रायलसीमा का पठार पाया जाता है। रायलसीमा का पठार पाया जाता है, ठीक है। आप लोग बता, रायलसीमा का पठार कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये तेलंगाना के पठार से उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो दक्षिण में स्थित है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन पीटी में नहीं पूछा जाता है। पीटी का जब आप लोग सिलेबस का और उसके पेपर का दोनों का एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को पता ये चलेगा कि बेसिकली कमीशन आप लोगों का अप्रोच जानना चाह रहा है कि आप लोगों का अप्रोच है कि नहीं उस जगह तक। बहुत उलझाऊ टाइप के और कठिन क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि बस हम लड़के को भी क्वेश्चन करने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है मानसिकता पेपर सेटर की।
वो आप लोगों को बस आप लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ देखने की कोशिश करता है कि बेसिक नॉलेज आप लोगों का अप्रोच डेवलप है कि नहीं उस जगह तक। तो उस अप्रोच को आप लोग डेवलप यहाँ पे कोशिश करिए अपने अपने को, इस जगह पे पहुँचने की कोशिश करिए जहाँ पे कमीशन क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग एक बात करेंगे दक्कन के पठार का। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ। दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। निर्माण इसका इस तरीके से हुआ है कि कैम्बियन काल में कैम्बियन काल में यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ। दरारी ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। ज्वालामुखी का उद्गार जो वोल्केनो होते हैं वो दो तरीके से ऊपर निकलता है पृथ्वी पर। एक या तो फिर वो इस तरीके से निकलता है, एक ये होता है उसका पार्ट, ठीक है, यहाँ से निकलता है इस तरीके से करके। ये दरारी उद्भेदन का प्रकार नहीं है, ये केंद्रीय उद्भेदन का प्रकार है, ठीक है। ये केंद्रीय उद्भेदन का प्रकार है। ये केंद्रीय उद्भेदन का प्रकार है। दरारी उद्भेदन के प्रकार में ऐसे दो क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इन दो क्षेत्रों में एक दरार पड़ जाती है, लंबी लंबी दरार, और इस लंबी दरार से फिर लावा का उद्गार होता है दोनों तरफ। तो जो हमारा दंडकारण्य का दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है वो दरारी उद्भेदन के आधार पर हुआ है, न कि केंद्रीय जो सेंट्रलाइज जो केंद्रीय उद्भेदन होता है उसके आधार पर नहीं, बल्कि एक दरार था वहाँ पे, उस दरार से दोनों तरफ मैग्मा निकलने लगा पृथ्वी से, तो उस आधार पर यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। पहली बात ये कि ये दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका निर्माण हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दूसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इसका निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ, ठीक है, बेसाल्ट से हुआ है। अब बेसाल्ट का निर्माण यहाँ हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे लावा का उद्गार हुआ था, मैंने बताया अभी आपको ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, और लावा के उद्गार के कारण यहाँ पे अब उसका अपर्दन हो रहा है, निच्छालन हो रहा है, निच्छालन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, इरोजन, ठीक है, निच्छालन और अपर्दन हो रहा है। इस अपर्दन के कारण यहाँ पे काले मिट्टी का निर्माण हो रहा है, काले मिट्टी का निर्माण हो रहा है। और ये काले मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती, अगर आपसे पूछे कि किस पठार में सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है, चाहे कपास की खेती की भी जाती है, तो ये आपका दक्कन का पठार का जो काले मिट्टी वाली क्षेत्र है, कपास की खेती, ठीक है। ये है आपका कपास की खेती का जो यहाँ पे विकास हो पाया है, उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। उस ज्वालामुखी उद्गार से जो वहाँ पे लावा का प्रसार हुआ था, उस प्रसार से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। इस बेसाल्ट चट्टान के निच्छालन और अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और इस काली मिट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त खेती कपास में होती है, तो इसलिए वहाँ पे कपास की खेती का विकास हो पाया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लोगों को भूल गए यहाँ पे बताना
कि इसका जो विस्तार है दक्कन के पठार का, वो नंबर 1, इसका जो मुख्य विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका जो मुख्य विस्तार है वो महाराष्ट्र में है, किंतु इसका जो अन्य अन्य विस्तार है वो उत्तरी गुजरात में भी है, दक्षिणी गुजरात में भी है, दक्षिणी गुजरात में भी है और उत्तरी कर्नाटक में भी है, और उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। अन्य जो इसका विस्तार है, छिटपुर जो विस्तार है वो दक्षिणी आपका गुजरात में और उत्तरी कर्नाटक में इसका विस्तार है। और इस जहाँ जहाँ इसका विस्तार है वहाँ वहाँ वर्तमान में काली काली मिट्टी पाई जाती हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं दक्कन के पठार में। हम लोग भारत जितने भी पेनिनसुलर प्लेटू के पठार हो सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे पठार की हम लोगों ने चर्चा कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पठार की बात समाप्त करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पर्वत की बात। पर्वत की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका नया जो डायमेंशन जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है आपका पर्वत या फिर पहाड़। ठीक है, पहले हम आप लोगों को बता देते हैं क्या कौन कौन यहाँ पे पर्वत हैं, फिर उस दृष्टि से हम लोग फिर एक एक करके चर्चा करेंगे कि कौन क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे इस विशेषता अलग से बताएंगे आप लोगों को। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि पर्वतों की स्थिति क्या है यहाँ पे। ठीक है, पर्वतों की स्थिति क्या है यहाँ पे। पर्वत में यहाँ पे इस तरीके से अरावली पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक पश्चिमी घाट पाया जाता है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, यहाँ पर आपका पाया जाता है नीलगिरी। नीलगिरी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी पाई जाती है। यहाँ पर पाया जाता है अन्नामलाई। अन्नामलाई पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका पाई जाती है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी। ठीक, अन्नामलाई पहाड़ी, यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, पूर्वी घाट में आप देखेंगे तो नीलगिरी है। नीलगिरी के बाद आप जो है वो पालकोंडा है। पालकोंडा है, उसके बाद फिर आपका नल्लामलाई है। नल्लामलाई है, उसके बाद फिर जवादी है, और उसके बाद फिर शिवराय है। ठीक है, ये है यहाँ पे पर्वतों की स्थिति। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे एक विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सतपुड़ा पाया जाता है। यहाँ पर अजंता पाया जाता है। ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। ये सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अभी ब्लॉक पर्वत क्या होता है आप लोगों को अभी इसकी विशेषता एक एक करके बताएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि इसकी क्या विशेषता है। ठीक है,
ये हो गए आपके एक मोटे मोटा खाका कि हम किस किस की चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ पर्वत में। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनकी विशेषता को देखते हैं, एक एक करके हम लोग विशेषता देखते हैं। विशेषता में पहला अरावली, अरावली हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो इसका जो विस्तार है, वो राजस्थान से लेकर अभी तो मतलब जब तक अभी तो राजस्थान से है, लेकिन इसका जब निर्माण हुआ था ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक था। गुजरात से लेके दिल्ली तक अरावली का विस्तार गुजरात से लेके दिल्ली तक था। ठीक है, अच्छा, अरावली की एक विशेषता है कि इसका जो निर्माण हुआ था, जिस समय निर्माण हुआ था वो वलित पर्वत के रूप में हुआ था। वलित पर्वत क्या होते हैं? जो बिल्कुल नए पर्वत होते हैं। अब वर्तमान में जो एक नए पर्वत की श्रृंखला विश्व स्तर पे है उस वलित पर्वत है। वलित पर्वतों का निर्माण दो कॉन्टिनेंटल के दबाव से निर्मित होता है। ठीक है, और जैसे दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं उनका प्रेशर पड़ता है, उसके बाद जब उसमें प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें मुड़न होता है, वलन होता है, वही वलन जो है वो क्या बोलते हैं, वलित पर्वत का रूप धारण करती हैं। जब हम लोगों ने हिमालय की चर्चा की थी उस समय आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से वलित पर्वत का निर्माण हुआ था। हिमालय चूँकि एक सबसे नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे वलित पर्वत का निर्माण वहाँ पे हो रहा है। जब प्राचीन समय में अरावली का निर्माण हुआ था वो भी वलित पर्वत ही था, वलित पर्वत के रूप में ही उसका निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो अवशिष्ट पर्वत की है। अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाया जाता है ये। ठीक है, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाया जाता है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तो ये वलित पर्वत के रूप में था। ठीक है, वलित पर्वत के रूप में था। जब इसका निर्माण हुआ था तो ये वलित पर्वत के रूप में था। ठीक है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता इसका जो उत्तरी पार्ट है, जो उत्तरी भाग है, उसको हर्षनाथ की पहाड़ी बोलते हैं। हर्षनाथ की पहाड़ी। ठीक है, और इसकी जो दक्षिणी भाग है, इसके जो अरावली श्रेणी के जो दक्षिणी पार्ट हैं उसको जयरग्गा की श्रेणी बोलते हैं। जयरग्गा की श्रेणी जयरग्गा श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो दक्षिणी पार्ट है वो जयरग्गा श्रेणी कहलाती है, जो उत्तरी पार्ट है उसको हर्षनाथ की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ही दे, क्योंकि ये लूसेंट वाला क्वेश्चन है तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी कमीशन का मोड ही है, हो सकता है मिलाने के लिए उसमें ढेर सारे मिलाने वाले क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, उसमें पूछ सकता है कि मिलान करिए कि कौन किसका सबसे ऊंचा शिखर है। तो गुरु शिखर आप लोग याद रखें, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अरावली पर्वत इसकी विशेषता है, सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है, इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, लेकिन जब निर्मित हुआ था तो वलित पर्वत के रूप में हुआ था। इसके जो उत्तरी पार्ट हैं उसको हर्षनाथ की पहाड़ी बोलते हैं, दक्षिणी पार्ट को जयरग्गा की श्रेणी बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा इससे संबंधित। अरावली श्रेणी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता राजस्थान को सूखा रखने में है। एक कमीशन मेंस में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो राजस्थान को सूखा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भौगोलिक कारण के रूप में बताइए। तो अरावली श्रेणी इसमें भूमिका निभाती है। कैसे?
थोड़ा सा आप लोग समझिए इसको। ये है आपका भारत, ये है आपका अरावली, ठीक है, ये अरावली श्रेणी है। ये है आपका अरब सागर, ठीक है, ये है आपका अरब सागर। यहां से जब जलवाष्प से लदी हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं? जब हम लोग भारत में वर्षा वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि क्यों इधर ही जाती हैं, इधर क्यों नहीं चली जाती हैं, ठीक है। तो जब जलवाष्प से लदी हवाएं भारत की तरफ आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक पर्वत की तरह है, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ पर टकरा के ये खूब वर्षा करती हैं और लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा करती हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्या होता है कि पर्वत से टकरा के ही वर्षा करती हैं? उसका कारण ये है कि जलवाष्प से लदी हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं और पर्वत उनको जाने में अवरोध पैदा करता है, तो जलवाष्प से लदी हवाएं उन पर्वतों को लांघने का प्रयास करती हैं, उनको नीचे दबा के उससे बाहर उठने का प्रयास करती हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर उठने का प्रयास करती हैं वैसे वैसे चूंकि ये जलवाष्प से लगी होती हैं, ऊपर उठने के कारण ये और ठंडा होती चली जाती हैं और जैसे ही ठंडा होती हैं उनके संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जैसे ही संघनन शुरू होता है ये वर्षा करती चली जाती हैं और जैसे जैसे ये पहाड़ों पर ऊपर उठती हैं वैसे वैसे वर्षा में वृद्धि करती हैं, ठीक है। ये कारण ऐसा होगा जिसके कारण यहाँ पे 250 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा पश्चिमी घाट में होती है। किंतु अरावली के साथ ये समस्या है कि अरावली का जो आप देख रहे हैं, ये जो इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है अरावली का, वो इसके समानांतर पा जाता है, इन हवाओं के बिल्कुल समानांतर पा जाता है। इधर से ऐसे हवाएं जा रही हैं और इसी के समानांतर ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा अरावली वाला। अगर हम इसको अरावली पर्वत मान लेते हैं, अरावली पर्वत मान लेते हैं और यहाँ से जलवाष्प से लदी हवाएं ऊपर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इसी के समानांतर ये पर्वत पड़ जाता है, इन जलवाष्प से लदी हवाओं की अवरोध ये पैदा नहीं करता है, उसको रोकने का प्रयास नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को पर्वत का और वर्षा का संबंध यहाँ पे समझ में आया होगा कि पर्वत जहाँ जहाँ है वहाँ क्यों उतना वर्षा होती है, जहाँ पर्वत के अवरोध नहीं है, माउंटेन के अवरोध नहीं है, उनको ब्रेक नहीं करता है, वहाँ पे क्यों नहीं वर्षा होती है, ठीक है। तो अरावली की भूमिका ये है कि ये जो जलवाष्प से लदी हवाएं यहाँ अरब सागर से उठती हैं उनको वो रोक नहीं पाता है, रोकता नहीं है, इसलिए वो ऊंचाई पर आगे उठती नहीं है तो उनका जो ठंडा होने की क्रिया है, वो संघनन होने की क्रिया है, वो संभव हो नहीं पाती है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाता है। तो ये अरावली की भूमिका राजस्थान को गर्म करने में चाहे सूखा रखने में ये है, ठीक है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रेणी के बाद हम लोग अन्य जो श्रेणियां हैं उसके बाद हम लोग विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं। विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं। विंध्याचल श्रेणी में क्या है? विंध्याचल श्रेणी की विशेषता ये है कि पहली बात ये, इसकी अवस्थिति आप लोग देखें, ये यहाँ पे है, ये जो है वो विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है। इसका जो विस्तार है आप देखेंगे कि ये भारत में जो वर्षा होती है उसके विभाजन का कार्य करती है। जो जल होता है यहाँ पे, जैसे जैसे भारत में वर्षा होती है उसके उत्तर और दक्षिण के विभाजन के रूप में विंध्याचल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। विंध्याचल को आप एक और इसका महत्व है कि विंध्याचल की जो श्रेणियाँ हैं उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा की श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। और सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का विशेषता ये होता है कि जब दो प्लेटें
जब दो प्लेटों में से एक प्लेटों का खिसकाव होता है, ठीक है, और एक प्लेट नीचे धंस जाती है, एक प्लेट ऊपर हो जाती है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इन ब्लॉक पर्वत से होके भारत में ताप्ती, एक ताप्ती नदी है, ठीक है, और एक नर्मदा नदी है, ठीक है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दो ऐसी नदियां हैं जो भारत में ब्लॉक पर्वत से होकर बहती हैं। कमीशन ने कम से कम 10 बार इस क्वेश्चन को पूछा होगा कि कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो ब्लॉक पर्वत से होकर बहती हैं, तो उसके दो उत्तर हैं, एक ताप्ती नदी है और एक नर्मदा नदी है। एक बार कमीशन ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नर्मदा नदी है उसके दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये विंध्याचल है, एक विंध्याचल है, यहाँ पे सतपुड़ा है और यहाँ पर अजंता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ताप्ती बह रही है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में, और यहाँ पे नर्मदा बह रही है सतपुड़ा और अजंता के बीच में, ठीक है। आपको समझना ये है कि अगर वो दो श्रेणियों का नाम दे रहा है जिसमें सतपुड़ा और विंध्याचल हो, तब वहाँ पे आप लोगों को ताप्ती टिक लगाना है, और अगर सतपुड़ा और अजंता हो तब नर्मदा को टिक लगाना है। ये आप लोग इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। दो ही नदियाँ हैं, बार बार नर्मदा वाला ज़्यादा पूछता है वो कि नर्मदा किस दो पहाड़ों के बीच से बहती है, तो ऊपर सतपुड़ा है, नीचे अजंता है, ठीक है। अब हम लोग पुनः आते हैं अपने विंध्याचल श्रेणी की विशेषता पे। विंध्याचल श्रेणी के विशेषता पे एक तो मैंने बता दिया कि विंध्याचल श्रेणी जो है वो, एक तो मैंने बता दिया कि जो विंध्याचल श्रेणी है वो जल विभाजन का कार्य करती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। मतलब ये कि उत्तर भारत की जो विंध्याचल की जो दक्षिण में नदियां हैं वो दक्षिण में जल प्रवाहित होता है उनका, और विंध्याचल के जो उत्तर में है वो उत्तर में उनका जल प्रवाहित होता है, ठीक है। एक और विशेषता होती है पेनिनसुलर भारत का कि ये जो है वो उसका जो ढाल है वो पूरब की तरफ है। ये कैसे पता चलता है? जो यहाँ पे नदियों का प्रवाह है, जो दिशा है, उस दिशा के आधार पर हमको पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो पूरब, क्योंकि अधिकांश नदी आप देखेंगे गोदावरी भी इधर जा रही है, कृष्णा भी इधर जा रही है, गोदावरी भी इधर जा रही है, वेंगई नदी भी इधर जा रही है, तो ये सब की जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो पूरब की तरफ है, ठीक है। हम लोग पुनः आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि विंध्याचल की विशेषता क्या है, ठीक है। विंध्याचल को आप देखेंगे कि इसको पूरा पश्चिम से पूरब के क्रम में कई सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। वो नाम क्या है? कमीशन उसको भी पूछ लेता है, नाम आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। एक तो सबसे पश्चिम में जो है उसको विंध्याचल बोलते हैं, विंध्याचल बोलते हैं, ठीक। उसके पूर्व में भारनेर बोलते हैं, ठीक है। उसके पूर्व में पारसनाथ की पहाड़ी बोलते हैं। ये पश्चिम से पूर्व का विंध्याचल का क्रम है, विंध्याचल, तब भारनेर, तब पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। पश्चिम, सबसे पश्चिम में यहाँ पे इसको विंध्याचल बोलते हैं, यहाँ पर इसको भारनेर बोलते हैं, और यहाँ पर इसको पारसनाथ की पहाड़ी बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद तब हम लोग आते हैं अपने सतपुड़ा पर्वत पे। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, मैंने आप लोगों को बताया था। सतपुड़ा पर्वत, इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में आप यूँ समझिए कि सबसे पहले इसको हम सतपुड़ा बोलते हैं सबसे पश्चिम में,
सबसे पश्चिम में इसको सतपुड़ा बोलते हैं। उसके पूर्व में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर महादेव पहाड़ी आती है, ठीक है, यहाँ पर महादेव पहाड़ी आती है, ठीक है। उसके पूर्व में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मैकाले आता है। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कमीशन इससे कई बार क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो उसके बाद फिर ये था कि इसका जो पश्चिम से पूर्व का क्रम है वो ये है। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे सतपुड़ा की जो सर्वोच्च श्रेणी है, जो इसकी सर्वोच्च श्रेणी है वो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ किस पहाड़ी पे स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पे, ठीक है। यहाँ की एक और विशेषता है, चूंकि महादेव का जो विस्तार है वो एमपी में है, ठीक है, इसका विस्तार जो है वो एमपी में है। और एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन जो है, एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी, वो इसी पहाड़ी का हिस्सा है। किसके? महादेव पहाड़ी का। मतलब ये है कि इस सतपुड़ा पहाड़ी में 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। नंबर 1, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नंबर 2, इसका पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। नंबर 3, इसका सबसे ऊंची चोटी क्या है और सबसे ऊंची चोटी की विशेषता क्या है, वो किस पर्वत के अंतर्गत पाया जाता है। नंबर 4, पंचमढ़ी कहाँ पाया जाता है। पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है यहाँ का, थोड़ा सा ये पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान रखिएगा। कमीशन ने यहाँ से 3 बार क्वेश्चन बनाया हुआ है। नंबर 1 इसका पूछा हुआ है कि नंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिम से पूर्व का क्रम आप लोग बताइए, तो ये इसका क्रम है। नंबर 2 क्वेश्चन इससे कमीशन पूछा था कि सबसे ऊंची चोटी को कोड मिलाने के लिए दे दिया था ABCD करके, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मिलाने के लिए सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखें। नंबर 3 बात इससे पूछ सकता है कि पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो किस क्षेत्र में है, तो ये पंचमढ़ी महादेव पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन बनता है सतपुड़ा से। सतपुड़ा से एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो नदी है, ये है आपका सतपुड़ा और ये है आपका अजंता, ठीक है। ये है आपका सतपुड़ा और ये है आपका अजंता। सतपुड़ा और अजंता के मध्य से आपका नर्मदा नदी बहती है। कमीशन ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो किन 2 पहाड़ियों के मध्य पाया जाता है, तो उत्तर में सतपुड़ा है और दक्षिण में अजंता है। कमीशन ने यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लॉक पर्वत कौन सा है इसमें, तो सतपुड़ा इसमें ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी मैंने पीछे बताया आप लोगों को, वो ब्लॉक पर्वत से होकर बहने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत की, ठीक है। तो इससे जो आप लोगों का विंध्याचल और सतपुड़ा और अजंता वाला पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है।